क्या आप ये बात जानते हैं कि पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को द ग्रेट वॉर बोला जाता था? क्योंकि 1918 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि 20 साल के अंदर अंदर ही दूसरा विश्व युद्ध हो जाएगा। और जब 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, उसके बाद द ग्रेट वॉर को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का नाम दिया गया। पर ऐसा क्या हुआ कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के 20 साल के अंदर अंदर ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ सिंह है और आज हम पूरी कहानी समझेंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर की। सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन कौन सी कंट्रीज इन्वॉल्व थी। तो पहले ग्रुप की बात करें तो वो था एक्सिस पावर, जिसमें जर्मनी, इटली, जापान। फिर दूसरी तरफ देखें तो था एलाइड पावर्स, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, सोवियत यूनियन, ब्रिटेन और फ्रांस थे। तो ये बात हो गई कौन कौन से देश इन्वॉल्व थे। अब हम समझेंगे कि क्या बैकग्राउंड था जिसकी वजह से ये इतना बड़ा युद्ध हो गया, द बैकग्राउंड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक शख्स के राइज की, और वो था अडोल्फ हिटलर। अब ये समझिए कि हिटलर का राइज आखिरकार जर्मनी में हुआ कैसे। जर्मनी काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक स्ट्रेस में था ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स के बाद। ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स ने जर्मनी की इकोनॉमी की कमर तोड़ दी थी और साथ ही में जर्मनी की टेरिटरीज को एलाइड पावर्स में बांट दिया था। यानी कि ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स ने जर्मनी के अस्तित्व पे सवाल खड़ा कर दिया था। लोगों का गुस्सा था वीमार रिपब्लिक पे। अब आप सोच रहे होंगे ये वीमार रिपब्लिक क्या है। वीमार रिपब्लिक की बात करें तो जर्मनी की सरकार थी जो साल 1918 से 1933 तक, यानी जब तक हिटलर का राज नहीं शुरू हुआ था, तब तक जर्मनी में कहने को वीमार रिपब्लिक की लोग ना रिस्पेक्ट करते थे ना ही ट्रस्ट करते थे। क्योंकि हिटलर ने ऐसा लोगों को समझाया था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जर्मनी जीतने ही वाला था, पर वीमार रिपब्लिक ने ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स साइन कर दिया और जर्मनी हार गया। तो ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स लोगों का गुस्सा अपनी सरकार पर रास्ता बनाया हिटलर के उदय होने का, और इसी आपदा में जर्मनी में राइज होता है अडोल्फ हिटलर का। हिटलर इमर्ज्ड एज अ नेशनल हीरो इन दीस डिफिकल्ट टाइम्स। हिटलर ने अपनी बातों से, अपनी भाषणों से हर एक व्यक्ति को कन्विंस कर लिया था कि हाँ, हिटलर ही वो इंसान है जो जर्मनी में वापस से अच्छे दिन लाएगा। साल 1933 आते आते हिटलर जर्मनी का चांसलर बन गया था, और फिर उसी साल हिटलर इनेबलिंग एक्ट पास करता है, जिससे क्या होता है कि चांसलर को अलाउ कर दिया जाता है कि वो चेक्स एंड सिस्टम्स के बैलेंस को बाईपास कर सके। और इस एनेबलिंग एक्ट से ये हुआ कि जो जर्मन सोसाइटी थी वो पूरी तरीके से नाजीफाइड हो गई। अब हिटलर के राइज में एक और भी बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन था, जो कि था हिटलर का प्रोपागेंडा, जो उसने भैया काफी गजब लेवल पे किया था। अब कुछ मैं हिटलर के प्रोपागेंडा के बारे में आपको बताता हूँ। हिटलर ने सभी वर्कर्स को वोट करने के लिए कहा और ऐसे पोस्टर्स बताया जहां वो दिखा रहा है कि जो वर्कर्स हैं वो किसी फ्रंट लाइन सोल्जर से कम नहीं है। फिर हिटलर ने आम लोगों को ऐसे सपने दिखाए जहां कोई भी व्यक्ति बड़ी सी बड़ी कार खरीद सकता है। मतलब जिस समय जर्मनी में लोगों के पास खाने को पैसे नहीं थे, हिटलर ने अपने प्रोपेगेंडा से लोगों को यह यकीन दिला दिया कि अगर हिटलर पावर में रहेगा तो जर्मनी का आम से आम आदमी भी लग्जरी चीजें खरीद सकता है। इसी प्रोपेगेंडा में हिटलर ने आम पब्लिक की नजर में जूइस को सबसे बड़ा विलन दिखा दिया था। ऐसे ऐसे पोस्टर्स बनाए जहां जूइस के लोग ऐसे पोर्ट्रे किए जा रहे हैं जैसे जूइस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पैसा है। ऐसे कोट्स जैसे Money is the god of Jews. In order to earn money, he commits the greatest crime. He does not rest until he can sit on a big sack of money, until he has become the king of money. तो जिस समय जहां जर्मनी के लोगों के पास बिल्कुल पैसे नहीं थे, वहां पे अगर उनको ये लगेगा कि ज्यूस के पास तो पैसे ही पैसे हैं, तो कहीं ना कहीं ये बात खराब लगेगी। और इसी वजह से जो हिटलर ने ज्यूस जेनोसाइड कमिट किया था, जिसका नाम उसने द फाइनल सोल्यूशन रखा था, आम पब्लिक से उतना ज्यादा रेजिस्टेंस नहीं मिला था हिटलर को ज्यूस जेनोसाइड के दौरान। अब ये मैंने आपको बताया जर्मनी, और जर्मनी में हिटलर का राइज। पर वर्ल्ड वॉर 2 की बात करें तो एक और इंपॉर्टेंट देश था जिसका नाम था जापान। तो अब हम देखेंगे कि जापान का राइज कैसे हुआ। जापान शुरुआत में काफी ज्यादा आइसोलेटेड था, दुनिया से कटा हुआ था, पर 20th सेंचुरी की शुरुआत में जापान को यह लगा कि उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, और अगर उसको एक इंपीरियलिस्टिक पावर बनना है तो उसके लिए चाहिए रिसोर्सेज, जिस वजह से जापान ने चाइना पे अटैक किया रिसोर्सेज के लिए। फिर जापान ने फर्दर अटैक किया बर्मा, इंडोनेशिया, सिंगापुर और फिलीपींस पे। तो जब इतनी कंट्रीज पे जापान ने अटैक किया तो जापान का पूरा डोमिनेंस हो चुका था पैसिफिक ओशन में, और 1938 आते आते जर्मनी और जापान काफी हद तक स्ट्रांग हो चुके थे। तो ये हमने समझा कि बैकग्राउंड क्या था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय का। अब हम देखेंगे कि क्या कॉजेस थे जिसकी वजह से ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। द कॉजेस, सबसे पहला रीजन था ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स। ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स ने जर्मनी की इकोनॉमी तोड़ दी थी, जिससे क्या हुआ, इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया। इकोनॉमिक क्राइसिस से ग्रेट डिप्रेशन हो गया। तो इस वजह से ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स सबसे इंपॉर्टेंट रीजन था। फिर बात करें, वीमार रिपब्लिक पूरी तरीके से फेल हो चुकी थी। वीमार रिपब्लिक पे ना लोगों का ट्रस्ट था ना लोगों का भरोसा था। उसके बाद बात करें तो वो था फियर ऑफ कम्युनिज्म, यानी कि जर्मनी में जो कैपिटलिस्ट थे उन्होंने हिटलर को सपोर्ट किया था।
क्योंकि अगर हम ईस्टर्न यूरोप की बात करें तो वहां पे कम्युनिज्म की हवा चल रही थी। इस वजह से जर्मनी के कैपिटलिस्ट को यह डर था कि कहीं कम्युनिज्म की हवा जर्मनी में भी ना आ जाए। तो हिटलर ने जो जर्मनी के कैपिटलिस्ट थे उनको यह कहा कि अगर आप मुझे पैसे देंगे तो मैं कम्युनिज्म को जर्मनी में कभी भी आने नहीं दूंगा। और अगर लास्ट कॉज की बात करें तो वो था पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट। ये पॉलिसी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉजेज बना था इन वर्ल्ड वॉर 2। कैसे, आइए समझते हैं। अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें जैसे फ्रांस और ब्रिटेन, उन्होंने हिटलर को किसी भी तरीके से रोका नहीं था। जैसे हिटलर ने ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स को वॉयलेट किया बाय सेंडिंग ट्रूप्स टू राइनलैंड। हिटलर को रोका नहीं वेस्टर्न कंट्रीज ने जब ऑस्ट्रिया पर अटैक हुआ। क्यों? इसका रीजन ये था कि वेस्टर्न कंट्रीज स्पेशली फ्रांस और ब्रिटेन, उनको ये डर था कि कहीं अगर हम हिटलर को रोकेंगे तो कहीं हिटलर सेकेंड वर्ल्ड वॉर ना कर दे, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के इफेक्ट से अभी तक बाहर नहीं निकल पाए थे। इस वजह से चेकोस्लोवाकिया पे जब अटैक हुआ उसके बाद इंग्लैंड को और फ्रांस को रियलाइज हो गया कि भैया हिटलर की ग्रीड का कोई एंड नहीं है। और फिर जब उसके बाद हिटलर ने डैंजिंग पोर्ट पे अटैक करने की बात करी तो इंग्लैंड और फ्रांस ने मना कर दिया और इसके साथ पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट खत्म हो गया। और जैसे ही वेस्टर्न नेशंस ने पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट को खत्म किया, ये एक इमीडिएट ट्रिगर हुआ और एट लास्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट ही हो गया। बैकग्राउंड और कॉजेस को समझने के बाद वील अंडरस्टैंड हाउ द वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्टेड। इन्वेजन ऑफ यूरोप। जर्मनी इन्वेड करता है पोलैंड पर 1 सितंबर 1939 को सोवियत नाजी पैक्ट के तहत। इस पैक्ट में डिसाइड ये हुआ था कि सोवियत ईस्टर्न साइड से और जर्मनी वेस्टर्न साइड से पोलैंड पे अटैक करेगा। पोलैंड पे इन्वेजन करने के बाद जर्मनी अटैक करता है लग्जमबर्ग, नेदरलैंड्स, बेल्जियम और नॉर्वे पर। और इन सभी देशों को इन्वेड करने में हिटलर ने यूज किया था ब्लिट्जक्रीग टेक्निक। ब्लिट्जक्रीग टेक्निक ये है जहां पे जो जर्मन फ्लाइट्स थी वो जाती थी और एरिया को क्लियर करती थी, और जैसे ही एरिया क्लियर होता था जो नाजी ट्रूप्स थी वो फिर लैंड के थ्रू इस एरिया पे कब्जा कर लेती थी। तो इस वजह से जो इन्वेजन होता था वो बहुत ज्यादा फास्ट होता था। इसी वजह से 1940 आते आते हिटलर ने यूरोप के 9 देशों पर अपना कैप्चर कर लिया था। और अब हिटलर ने अपना निशाना बनाया फ्रांस को। फ्रांस को इन्वेड करने के लिए हिटलर ने इटली के साथ एक पैक्ट साइन किया जो था रोम बर्लिन पैक्ट, जो साइन हुआ था 10 जून 1940 को। और इस पैक्ट में इटली और जर्मनी ने साथ में फ्रांस पे अटैक करने का डिसाइड किया था और मात्र 4 दिनों में ही फ्रांस पूरी तरह से कैप्चर हो गया था। और 1940s तक यूरोप में बस एक देश बचा था जिस पे हिटलर का कब्जा नहीं था और वो था ब्रिटेन। अब हिटलर अपने डोमिनेंस में अटैक करता है ब्रिटेन पे और फिर वो दोनों देशों के बीच बैटल होती है जिसका नाम था बैटल ऑफ ब्रिटेन, जो चला था 10 जुलाई से लेकर 31 अक्टूबर 1940 तक। ब्रिटेन को एक एडवांटेज था कि वो यूरोप के मेन लैंड से अटैच नहीं था, जिस वजह से बैटल ऑफ ब्रिटेन पूरी तरह से आकाश में लड़ी गई थी, जहां पे एक तरफ जर्मन एयर फोर्सेस थी तो दूसरी तरफ थी ब्रिटेन की रॉयल एयर फोर्स। अब ये जो बैटल हुई थी इसमें हिटलर ब्रिटेन को कैप्चर नहीं कर पाया था क्योंकि ब्रिटेन का रडार सिस्टम बड़ा तगड़ा था, जिससे वो पहले ही डिटेक्ट कर लेते थे कि जर्मन फ्लाइट्स कहां पे और कब बॉम्बिंग करेंगी। और 3 महीनों की ये बैटल जब खत्म हुई तो विंस्टन चर्चिल, जो कि यूके के प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त, उन्होंने कोट किया, नेवर इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट वाज सो मच ओन्ड बाय सो मेनी टू सो फ्यू। और बैटल ऑफ ब्रिटेन एक तरह से पहली डिफीट थी हिटलर की। हालांकि हिटलर ये बात नहीं मानता था। हिटलर का मानना था कि ये बैटल में ना किसी की हार हुई है ना ही जीत हुई है, पर 1940 में जहां हिटलर का कंट्रोल पूरे यूरोप पे था, वहां अगर कोई देश हिटलर से कैप्चर होने से बच जा रहा है तो ये कहीं ना कहीं जर्मनी की एक हार ही की तरह देखा जाएगा। तो ये पूरी कहानी थी बैटल ऑफ ब्रिटेन की। मैंने आपको बताया था कि हिटलर और स्टालिन में पैक्ट साइन हुआ था जिसमें ये क्लॉज था कि दोनों देश एक दूसरे पे अटैक नहीं करेंगे। पर हिटलर को हमेशा से ही सोवियत की फर्टाइल लैंड को देख के ये लगता था कि ये तो यार जर्मनी के लोगों के लिए ही बनी है, क्योंकि हिटलर का मानना था कि जर्मन रेस सबसे सुप्रीम है। दैट्स व्हाई सोवियत एरिया एंड लैंड बिलोंग्स टू जर्मन। और इसी सोच को हकीकत में बदलने के लिए हिटलर लॉन्च करता है ऑपरेशन बारबारोस 22 जून 1941 को। सोवियत पे अटैक करने के लिए हिटलर ने 38 लाख ट्रूप्स डिप्लॉय किए थे, क्योंकि हिटलर को पता था कि सोवियत इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। और दिसंबर 1941 तक नाजी फोर्सेस लेनिनग्राड यानी कि सेंट पीटर्सबर्ग तक पहुंच गई। अब लेनिनग्राड यानी कि सेंट पीटर्सबर्ग शहर हमेशा से ही हिटलर को चाहिए था, क्योंकि एक अच्छा खासा इंडस्ट्रियल आउटपुट लेनिनग्राड में था। अब लेनिनग्राड को कैप्चर करने के लिए हिटलर ने एक प्लान बनाया था जो था सीज ऑफ लेनिनग्राड। इस प्लान के मुताबिक लेनिनग्राड तक आने वाले सभी बेसिक सप्लाईज जैसे कि रेल, खाना, पानी, इन सभी को ब्लॉक कर दिया जाएगा। और जब लोगों के पास खाना, पानी जैसी बेसिक चीजें नहीं मिलेंगी तो लोग खुद ही स्टार्वेशन के वजह से मरने लगेंगे और शहर पे हिटलर का कब्जा हो जाएगा। ये घेराबंदी कुल 900 दिनों तक चली थी। जी हाँ, आपने सही सुना है, 900 दिनों तक। अब जैसे ही दिसंबर आता है यानी कि ठंड,
और यहीं से हिटलर का ऑपरेशन अगेंस्ट सोवियत जो काफी अच्छा चल रहा था उसमें लगता है ब्रेक, क्योंकि सोवियत की कड़ाके की ठंड में लड़ाई करने का एक्सपीरियंस सिर्फ सोवियत फोर्सेस को ही था, नाजी फोर्सेस को नहीं। और इसी वजह से लेनिनग्राड में जो एडवांसमेंट था नाजी फोर्सेस का वो रुकता है और नाजी फोर्सेस को पीछे ढकेलने का प्रोसेस स्टार्ट होता है। अभी लेनिनग्राड में टसल चल ही रहा था जर्मन फोर्सेस और सोवियत फोर्सेस के बीच। स्टालिनग्राड जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट शहर था सोवियत का, वहां नाजी फोर्सेस को सोवियत फोर्सेस ने पीछे ढकेल दिया था सक्सेसफुली। और बैटल ऑफ स्टालिनग्राड में नाजी फोर्सेस की पहली मिलिट्री डिफीट हुई थी और इसके बाद से ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर की हवा बदलने लगी थी हिटलर के लिए। 1942 तक जो हवा हिटलर के साथ थी वहीं 1943 आते आते हिटलर के विरुद्ध होने लगी थी। और 1944 आते आते यूरोप के सभी देश जो एक टाइम हिटलर के कंट्रोल में थे उनको लिबरेट कराना शुरू कर दिया था एलाइड फोर्सेस ने। और जनवरी 1945 तक एलाइड फोर्सेस बर्लिन तक पहुंच जाती हैं और अब हिटलर की हार लगभग तय थी। और इसी हार के डर से अप्रैल 1945 में हिटलर सुसाइड करता है और इसी के साथ जर्मनी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में खुद को सरेंडर करता है और इसी के साथ यूरोप में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है। ये तो बात हुई यूरोप की। अब हम देखते हैं कि ठीक इसी वक्त एशिया में क्या इवेंट्स हो रहे थे। जापान हैड ऑलरेडी बीन एट वॉर विद चाइना फॉर सेवरल इयर्स एंड हैड सीज्ड द चाइनीज टेरिटरी मैंचूरिया। और 1939 तक जापान ने बहुत सारे आइलैंड्स जो कि पैसिफिक ओशन में थे उस पर अपना कंट्रोल कर लिया था। और 7 दिसंबर 1941 जापान एक सरप्राइज अटैक करता है यूएस की नेवी बेस पे जो था पर्ल हार्बर। और पर्ल हार्बर के बाद यूएस की एंट्री होती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। आप सोच रहे होंगे कि जापान ने फर्जी में ही यूएस पे अटैक क्यों कर दिया था। अब इसका भी कारण था। यूएस देख रहा था कि जापान अपना प्रेजेंस बढ़ा रहा है पैसिफिक ओशन में जो यूएस को पसंद नहीं आ रहा था। तो इसी प्रेजेंस को रोकने के लिए यूएस ने ऑयल की सप्लाई कट कर दी जो कि जापान की शिप्स में यूज होती थी। अब जैसे ही ऑयल सप्लाई कट हुई जापान के शिप्स काम नहीं कर पा रहे थे और इसी वजह से जापान ने सोचा कि अब समय आ गया है यूएस को सबक सिखाने का और उसने कर दिया पर्ल हार्बर पे अटैक। अब जैसे ही यूएस की फॉर्मल एंट्री हुई सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सबसे पहले यूएस ने अपनी आर्मी डिप्लॉयड करी फिलीपींस, वियतनाम और सिंगापुर में जहां से वो जापान पे अटैक कर सके। और इसी दौरान यूएस और जापान में पैसिफिक ओशन के अराउंड बहुत सी बैटल हुई, पर हम स्पेसिफिकली 2 बैटल्स को जानेंगे जो कि हैं बैटल ऑफ मिडवे जो कि जून 1942 में हुआ था यूएस नेवी और जापानीज नेवी के बीच में, जहां पे यूएस की नेवी ने सक्सेसफुली अपने मेजर बेस को जो कि मिडवे आइलैंड में लोकेटेड था उसको बचा लिया था। और इसी के साथ जो हवा थी पैसिफिक ओशन में वो विरुद्ध होने लग गई जापान के। दूसरा बैटल था बैटल ऑफ ग्वाडल कनाल जो कि अगस्त 1942 से लेके 1943 तक चला था जो कि हुआ था सोलोमन आइलैंड्स में। और 1944 तक जापान पूरी तरह से हार के कगार पे था। यूएस को पर्ल हार्बर का गुस्सा था और जापान को सजा देने के लिए फिर यूएस ने एटॉमिक बॉम्बिंग करी। हालांकि यूएस आराम से जापान को सरेंडर करा सकता था पर दुनिया को मैसेज देने के लिए यूएस करता है एटॉमिक बॉम्बिंग्स। 6 अगस्त 1945 हिरोशिमा बॉम्ब होता है, 9 अगस्त 1945 नागासाकी बॉम्ब होता है और 15 अगस्त 1945 तक जापान पूरी तरह से सरेंडर हो जाता है और सेकेंड वर्ल्ड वॉर पूरी तरह से समाप्त होता है। तो ये थी पूरी कहानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो इसको अपने दोस्तों फेलो एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करिएगा। दिस इज ऋषभ सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।